फटाफट बताऊंगा मैं, क्योंकि जितना हम सीखने गए इंश्योरेंस बहुत समय लेता है, ठीक है। लोगों को लगता है इंश्योरेंस मतलब क्या है, एलआईसी पॉलिसी बेचो खत्म। कभी सुना है क्या आपने, किसी बच्चे को पूछे आपने कि भाई तू क्या बनेगा, तो बोलता है क्या भाई मैं इंश्योरेंस बेचूंगा? ऐसा होता है कभी? आज तक किसी ने बोला होगा? तो सुना है नहीं। तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है ना भाई? इंश्योरेंस में किसको बनना होता है क्या? तो हम क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं लोगों को, बराबर है। तो इंश्योरेंस बेचना हार्ड है या इजी है? इंश्योरेंस बेचना हार्ड है, इजी है? हार्ड कौन बोलता है? हार्ड कौन बोलता है? हाथ खड़े करो। आप हार्ड बोलते हो, तो कस्टमर को ये बोलने का हार्ड वर्ड नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर कोई बोलता है ना कि इंश्योरेंस बेचना बहुत हार्ड है, तो उसको बोलने का भाई मैं सस्ते काम करता ही नहीं, मैं हल्के वाले काम करता है। हार्ड काम अपने को जानते हैं, है कि नहीं? और इजी बेचना कौन बोलता है? आपको लगता है इजी? जो बोलता है आसान है, हाँ तो आसानी से काम हो रहा है, आसान वाले काम ही अपन करते हैं, हार्ड वाला काम करते नहीं। जो आसानी से काम हो रहा है वो करते हैं अपन। तो ऐसे तो आसान भी है और हार्ड भी है, समझ लो आप। तो इंश्योरेंस एक प्रकार का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। आज का पहला दिन है तो बिजनेस का कहीं से नहीं है। इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में? लाइफ एश्योर्ड के बीच में, ये लिखिए आप, लाइफ एश्योर्ड के बीच में, इंश्योर्ड पर्सन के बीच में। हैंडराइटिंग नहीं समझी तो समझ लीजिएगा। पॉलिसी होल्डर के बीच में, ठीक है, या फिर कस्टमर के बीच में। ये चारों के जो नाम है ना, ये सब सेम ही है। जितने के भी मैंने नाम लिए हैं, कोई लाइफ एश्योर्ड बोलता है, कोई इंश्योर्ड पर्सन बोलता है, कोई पॉलिसी होल्डर बोलता है, कोई कस्टमर बोलता है, बराबर है। ये चारों लोग एक ही है। और किसके बीच में? इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर बोलते हैं इसको, इंश्योरर, और इसको इंश्योर्ड। समझ आए चीज? इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बराबर है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो एक बोलता है कि मुझे तुम इंश्योरेंस कवर दो। लाइफ एश्योर्ड क्या बोलता है कि तुम मुझे इंश्योरेंस कवर दो, ठीक है। तो ये बोलता है मैं आपको इंश्योरेंस कवर दूंगा, लेकिन उसके एवज में तुम मुझे क्या दो कंसिडरेशन में? प्रीमियम, बराबर है। तो लाइफ एश्योर्ड क्या करता है, इसको प्रीमियम पे करता है। तो प्रीमियम मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ परचेसिंग लाइफ इंश्योरेंस या फिर प्राइस ऑफ परचेसिंग लाइफ इंश्योरेंस, जो भी आप बोलो, तो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। जैसे मैं मोबाइल खरीदने जाता हूँ, उसने मोबाइल दे दिया मुझे, मैंने ले लिया, तो वो बोलता है कि फ्री में लेके चले जाओ, कुछ ना कुछ अपने को पैसा पे करना पड़ता है। तो वो पैसा मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का मुझे प्रीमियम पे करना है, मतलब पैसा पे करना है, बराबर है। तो कंसिडरेशन में क्या पे करते हैं अपन, कंपनी को प्रीमियम, बराबर है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ये पगले लोगों के बीच में बनता है क्या? इंश्योरेंस तो बनता है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है पगले लोग लेते हैं क्या? कभी भी याद रखिएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, तो वो उसमें मेंटली साउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मेंटली साउंड। छोटे बच्चे ऐसे पैदा होते हैं और मुझे इंश्योरेंस चाहिए ऐसे करते हैं क्या? नहीं, वो मेजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मेजर होने चाहिए, 18 साल के ऊपर के होने चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि चाइल्ड प्लान निकलते नहीं। चाइल्ड प्लान में क्या होता है, जैसे मैंने बोला है कि मुझे अगर चाइल्ड प्लान लेना है, मेरे बच्चे के लिए लेना है, 4 साल की है, तो उसके लिए प्लान लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो प्लान ले नहीं सकती, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकती, तो मैं उसके लिए प्लान ले रहा हूँ, तो वो लाइफ एश्योर्ड बनेगी। मैंने यहाँ पे लिखे ना लाइफ एश्योर्ड, पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो बड़ा होता है। तो पॉलिसी मैं निकालूंगा किसके नाम पे? मेरे बच्चे के नाम पे, बराबर है। तो लाइफ एश्योर्ड वो है, पॉलिसी होल्डर मैं हूँ, बराबर है। तो कस्टमर अल्टीमेटली मैं ही हूँ, बराबर है। लेकिन खुद ही पॉलिसी होल्डर हूँ, खुद ही लाइफ एश्योर्ड हूँ, मतलब क्या कि मैंने मेरे नाम की पॉलिसी ली है। समझ आए कोई चीज? यहाँ तक कुछ डाउट? तो इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर?
उसके बाद हम दुनिया भर के प्लान के नाम सुनते हैं, जीवन संचय, संजीवनी, मृत्युमुखी, ये नाम सुनते हैं पॉलिसी के। जन्मदाता प्लान, ये वाला प्लान, वो वाला प्लान, एलआईसी के मस्त मस्त नाम होते हैं, है ना। और कौन से कुछ नाम सुने होंगे ना आपने? जीवन लाभ, है ना, शुभ लाभ, है ना, ऐसे नाम होते हैं। तो बहुत सारे प्लान होते हैं। तो अल्टीमेटली वो 4-5 प्लान के ही वो बहुत सारे प्लान बनते हैं, बराबर है। तो सबसे पहला प्लान है टर्म इंश्योरेंस। क्या है वो? टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। दूसरा लिखिए एंडोमेंट प्लान, एंडोमेंट प्लान। तीसरा आता है होल लाइफ प्लान, होल लाइफ प्लान, ठीक है। चौथा आता है यूलिप। पांचवा आता है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। छठवा आता है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। ये लिख लीजिए पहले, तो कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्म इंश्योरेंस। तो समझ के चलिए कि टर्म इंश्योरेंस दुनिया में सबसे पहला इंश्योरेंस जब आया ना, वो टर्म इंश्योरेंस ही आया था। तो कभी भी याद रखिएगा, इस इंश्योरेंस में सबसे पहले लोगों को मरना पड़ता है, मतलब मरने पे ही पैसा मिलेगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। टर्म इंश्योरेंस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई मैच्योरिटी नहीं रहती, मतलब समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। नो मैच्योरिटी। तीसरा, इसमें नो सेविंग एलिमेंट, समझिए आप चीज, तीनों समझ गए। डेथ पे मिलेगा, डेथ है इसमें, नो मैच्योरिटी और नो सेविंग एलिमेंट। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर, उसकी एज है 30 साल की, ठीक है, एज है 30 साल की, और उसने पॉलिसी टर्म लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 40 साल का, बराबर है। मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का बना? 40 साल का, ठीक है। ये 40 साल का उसका टोटल ये बना, प्लान बना। अब ये 40 साल के दौरान, 40 साल होने के बाद वो कितने साल का हो जाएगा? 70 साल का, बराबर है। तो 70 साल के एज के बीच में या फिर 40 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में यदि कस्टमर की डेथ होती है, तो उसका जो डेथ बेनिफिट रहेगा वो किसको मिलेगा? उसके नॉमिनी को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नॉमिनी को क्या मिलेगा? डेथ बेनिफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सम एश्योर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बोनस कुछ नहीं रहता, बराबर है। इसमें बोनस का नाटक कुछ नहीं रहता। अगर मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, मतलब मेरा सम एश्योर्ड कितने का है? 1 करोड़ का, जिसके लिए मैं प्रीमियम देते जा रहा हूँ और मुझे बहुत कम प्रीमियम आता है, बराबर है, लिस्ट प्रीमियम। तो यदि कस्टमर की डेथ हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल 30 साल का है, बराबर है, उसके एज के 70 साल तक की टर्म चलेगा। यदि कस्टमर की डेथ 45वें साल में हो जाती है एक्सीडेंटली, तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा? 1 करोड़, सम एश्योर्ड 1 करोड़ मिलेगा, ठीक है। वो पूरा टैक्स में मिलेगा। यहाँ तक ही क्लियर हो गया। लेकिन कस्टमर जी लिया 70 साल तक के, तो उसने जो प्रीमियम भरे हुए थे उसको वापस मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो इसमें नो मैच्योरिटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि पॉलिसी टर्म के दौरान यदि कस्टमर की डेथ हो जाती है तो ही ये टर्म इंश्योरेंस का उनको नॉमिनी को पैसा मिलेगा। अगर वो जी लिया तो कंपनी को कुछ लेना देना है क्या? भाई हमारा 40 साल तक के आपका कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब तू जिए या मरे, हमको कुछ लेना देना है क्या? नहीं। तो मैच्योरिटी पे कुछ मिलेगा क्या? नहीं। नो सेविंग एलिमेंट। अब मैंने जो पैसे भरे हुए थे मुझे आखिर में वापस भी नहीं मिल रहे, वो भी चले गए, बराबर। तो नो सेविंग एलिमेंट। सेविंग मतलब क्या होता है कि मैं यदि पैसा बचा रहा हूँ, इसमें इट मींस क्या कर रहा हूँ? पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। मैं कंज्यूम आज नहीं कर रहा हूँ, तो इसको आने वाले दिनों में कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो पैसे मेरे गए थे 40 साल में, मुझे वापस नहीं मिल रहे, तो मेरे पैसे की सेविंग हुई क्या वहाँ पे? नहीं, मेरे पैसे गए। तो इसका मतलब अब लोग इंश्योरेंस लेंगे क्या ये वाला? क्यों नहीं लेंगे? अब कस्टमर को कैसे समझाना मैं आपको समझाता हूँ। बात छिड़ी दी है। अपन कार लेते हैं, कार, हाँ सर,
मेरा तो पैसा डूब गया, मैं तो जड़ी बूटी खाई है, मैं तो जीऊँगा, मैं मरूँगा नहीं, तो लोग पॉलिसी लेंगे क्या? नहीं लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरी इनकम है 50 लाख रुपए साल की, 50 लाख ज़्यादा ही हो गया, 10 लाख रुपए जो है नहीं, 10 लाख रुपए मेरी इनकम है, तो मेरा घर कितने पे चल रहा है? 10 लाख पे, बराबर है। मुझे पता है क्या कि मेरी डेथ कब, कितने बजे, किससे होने वाली है, बराबर है। अब फॉर एग्जांपल मैंने मस्त ट्रेनिंग ली, आपको मुझे सिखा दिया बढ़िया प्रॉपर, हाँ, और मैं गया बड़े कॉल पे जाने के लिए, साला एक बेवड़ा ट्रक वाले ने मेरे को ठोक दिया, बराबर है, और कस्टमर की वहाँ पे डेथ होगी, कस्टमर की डेथ हुई, बराबर है। तो जो 10 लाख रुपए उसके घर में जाते थे, उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए, बीवी के शौक पानी के लिए, रोज खाने पीने के लिए, खुद के शौक पानी के लिए, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, मोबाइल बिल, हाँ, कपड़ों का बिल, ये कौन देगा फिर? कौन देगा? हाँ, नहीं, कंपनी नहीं देगी, उसके भैया देंगे, उसके आस पड़ोस के लोग देंगे, उसका एक्स बॉयफ्रेंड, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, सब देंगे ना। नहीं होता इसमें। आप एक व्यक्ति का भी नहीं नाम लिख के दे सकते कि मेरे जाने के बाद मेरी तरह मेरे घर का खर्चा करेगा, हर महीने का खर्चा करेगा, कोई नहीं करता, फैमिली के लोग नहीं करते। मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की शादी होगी, वो अपना घर देखेंगी, उसकी खुद की जिम्मेदारियां है, वो संभालेंगे क्या? मेरे बीवी को नहीं, माँ बाप जब तक है तब तक के संभालेंगे, वो भी नहीं संभालेंगे, बराबर है। वो खुद को संभालेंगे कि उसको संभालेंगे? समझ अभी चीज। तो इस समय क्या होता है, एक टर्म इंश्योरेंस काम में आता है मैम, राइट। 1 करोड़ के लिए यदि मैं 26 साल का हूँ, मैं 26 साल का हूँ, तो मुझे हार्डली प्रीमियम आता है कितना? 18,000 रुपये, 16,000 रुपये 1 करोड़ के लिए। मैं 26 साल का हूँ। अब सोहेल भाई है 40 साल के, उनको ज्यादा प्रीमियम आता है। एक कॉन्फ्रेंस में तो कभी भी याद रखिएगा, आज मैं 26 का हूँ तो मेरा प्रीमियम 1 करोड़ के लिए कम है। बोल भाई। वो ना सिग्नेचर नहीं किया था शायद डॉक्यूमेंट्स में, तो वो ऊपर ही आ रहा था, आप बुलाओगे क्या? नहीं, वो मीटिंग दे रहे बोलना। मैंने बोला बोले कौन सी कार है, वो बोलेगा कौन सी कार है अच्छी वाली बता, रुक जा, कोई भी कॉल कार कर है, रहे। हाँ? मारुति अल्टो, नहीं मारुति अल्टो का एग्जांपल ही नहीं लेगा। चलो रखो ना। टाटा, टाटा की अल्टो है ना, नहीं जैगवार जो भी है ना, तो जैगवार गाड़ी है सर, कितने की है वो बोलेगा 40-45 लाख की है। तो सर आपने गाड़ी के शोरूम से निकलते बार आपने क्या किया? कार का इंश्योरेंस पहले निकाला, बराबर है। आपने कार से निकलते बराबर आपने क्या किया? कार का इंश्योरेंस निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि गाड़ी को डैमेज वैमेज हो गया तो महंगी गाड़ी है, बराबर है। लेकिन अगर उस गाड़ी का उस समय डैमेज हुआ नहीं, तो उसका जो भी 25 से 30,000 रुपए का जो उसने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा हुआ है, उसको वापस मिलता है क्या? नहीं मिलता, बराबर है। तो इसका पहला हाईलाइटेड पॉइंट क्या है कि अगर टर्म इंश्योरेंस में कुछ नहीं होता है, बराबर है, तो अपने को प्रीमियम वापस नहीं मिलते। तो इसका जवाब ये लेने का, सर अगर कार ठुकी नहीं तो ये पैसा वापस मिलता है क्या? तो आप रिग्रेट नहीं करते। तीसरी चीज, सर आप कार से घूमने जाते हो, आपने कार का इंश्योरेंस निकाला है, कार ठुक गई, कार को डैमेज हुआ, बराबर है, तो आपके घर वाले रास्ते पे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। लेकिन कार चलाने वाला ठुक गया तो जिंदगी से तो रास्ते पे आएगा, बराबर है। तो उसके लिए से टर्म इंश्योरेंस चाहिए होता है। भले आपने अगर कार का इंश्योरेंस आप 20-25 हजार रुपए दे रहे हो जगवार के लिए, तो आप खुद के लिए 12-15 हजार रुपए नहीं दे सकते हो, और वो चाय पानी का खर्चा होता है दिन का। कोल्ड कॉफी है, चाय कोल्ड चाय ये तो 1 मिनट हाँ समझ। एसी कॉफी मेरा मोबाइल किधर है? ये इधर चलो सो रहा है, रेस्ट कर रही है। क्लियर हो गया? अब टर्म इंश्योरेंस का तीसरा हाईलाइटेड पॉइंट, ये अपने लिए काम में है, पीस ऑफ माइंड। अब आप मूवी थिएटर गए, बढ़िया मस्त पठान देखने गए, हाँ, कॉन्फ्रेंस में गए तो 1 मिनट ना, गर्लफ्रेंड के साथ गए या फिर हस्बैंड के साथ गए या फिर किसके भी हाँ साथ भी गए। अपन गए। तो कार रहती है अपनी, तो कार पार्किंग का खर्चा कितना लगता है? 20 रुपए 50 रुपए। कौन से जमाने में? कार से नहीं गई ना, साइकिल रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, कार रखने की बात कर रहा हूँ। स्कूटी से गई मैं। ठीक है, कार की बात से कर, गई। कार से गए, वहाँ पे 50,000 रुपए अपन ने दिए, 50। ऋषभ, ठीक है, आप गए, नहीं गई आपने कार के कहाँ पे रखी? संजय। रास्ते पे साइड में कॉर्नर पे 50 रुपए बचाने हेलो। के लिए, बराबर है। हेलो, अब आप शांति से मूवी देख सकते हो कि ये शांति से मूवी देख सकते हैं?
जिसमें पैसा है। जिसने पार्किंग में मस्त पैसा लेके गाड़ी रखी तो रिलैक्स होके मूवी देखेंगे। ये मैडम क्या करेगी, अगर कोई स्क्रैच तो नहीं करेगा, कोई पत्थर वत्थर तो नहीं मार देगा, ये थोड़ा सा आधा ध्यान उसका किधर रहेगा रहेगा, तो वो शांति से मूवी देख पाएंगे क्या पठान? फिर बाहर आके क्या बोलेंगे, कैसी लगी मूवी? अरे बहुत बकवास लगी मूवी है। बोलेगा क्या मूवी बनाई है, एवरेज है लेकिन ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच है, बराबर है। तो यहाँ पे आता है पीस ऑफ। यदि मैंने खुद का टर्म इंश्योरेंस निकाला है 1 करोड़ का, तो मुझे डर है कि किसी चीज़ का कि आज भी अगर मैं मर जाऊँ ना तो 1 सेकंड ही बचे रहा है जान, तो मुझे बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि यार कोई टेंशन नहीं, मैंने मेरे फैमिली के लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस करके रखा है, राइट। मेरे मम्मी पापा, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, कहीं कोई करे या ना करे, मैंने करके रखा है। तो क्या है ये? पीस ऑफ माइंड। हेलो। तब टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। तो 3 महीने बताइए, कुछ कार का एग्जाम्पल संजीव? देने का, ये मूवी जाने का एग्जाम्पल देने उनका का, आवाज नहीं आ रही पीस ऑफ लगता। माइंड है ना, चाय पानी का बताने का कि सर आपको डेली देखिए चाय पानी के खर्चे में आपको कवर हो रहा है, समझ आपकी चीज़। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस। अब मुझे बताओ टर्म इंश्योरेंस जरूरी या नहीं है? कि हर चीज़ सेविंग के लिए नहीं होती, हर प्लान की खासियत होती है, बराबर है। यहाँ तक कुछ डाउट है? तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस की कोई मैच्योरिटी होती है क्या? नहीं होती है, लेकिन ये आपके लिए है, ये बेसिक है। लेकिन अभी कंपनी ने बहुत सारे वेरिएंट निकाली हुए हैं, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, ये वो सब, ये बाद में पढ़ना है एग्जाम पास होने के बाद, ठीक है। दूसरा प्लान मैंने आपको सिखा दिया, कौन सा था वो? एंडोमेंट प्लान। वो साइन कर रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट? हाँ ये मेरे पास है। आगे ना चलेंगे ना। एंडोमेंट प्लान। अब एंडोमेंट मतलब क्या होता है? एंड में भी मिलता है और डाउन में भी मिलता है। मतलब कैसा कि जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी टर्म है 30 साल की, ठीक है, पॉलिसी टर्म है 30 साल की, बराबर है, और सम एश्योर्ड है 10 लाख का। ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा समझ के चलो, ये आपको हमेशा काम में आएगा। मैक्सिमम अपन एंडोमेंट पॉलिसी बेचते से नहीं, ठीक है। 30 साल की पॉलिसी टर्म है, मतलब 30 साल का टर्म है, और सम एश्योर्ड है 10 लाख का, मतलब पॉलिसी कितने की है? 10 लाख की। प्रीमियम कितना आएगा एज के हिसाब से और सम एश्योर्ड के हिसाब से वो भूल जाओ फिर, ठीक है। इसके करीब एक ही अप्रॉक्सीमेट जो भी अप्रोक्सीमेट आ रहा है, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, चलो 30,000 रुपये प्रीमियम आ रहा है साल का, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर? प्रीमियम 30,000 रुपये जमा करते जा रहा है, 30 साल जमा करेगा, पॉलिसी 10 लाख। यहाँ तक क्लियर हो गया? कभी भी याद रखिएगा कि आप यहाँ पे जब पैसा जमा करते हैं 30 साल तक के जमा करेंगे, तो हर साल आपके पॉलिसी में क्या जमा हो रहा है? बोनस, बराबर है। हर साल आपकी पॉलिसी में क्या हो रहा है जमा? बोनस। वो बोनस आपके प्रीमियम के ऊपर जब मिलेगा या फिर सम एश्योर्ड की मिलेगा? सम एश्योर्ड के ऊपर। इसके पहले मैंने आपको सिखाया है जस्ट, है ना। तो वो एवरेज हम पकड़ के 4% का, तो हर साल आपको क्या मिलेगा? 4% ऑफ 10 लाख रुपीज, बराबर है। तो 4% बोनस 10 लाख कितना होता है? 40,000 रुपीज, ठीक है। कितने साल तक की मिलेगा ये? 30 साल तक की। तो 4 into 3 कितना हो गया? 12, मतलब 12 लाख होगा क्या? तो 12 लाख ही आपको क्या मिल गया? बोनस, बराबर है। तो कभी भी याद रखिएगा एंडोमेंट पॉलिसी में मैच्योरिटी में क्या क्या मिलता है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैच्योरिटी में क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले सम एश्योर्ड कितना था? 10 लाख का। उसके बाद बोनस कितना मिला? 12 लाख का। और कंपनी ये बोलती है कि आपने हमारे साथ 30 साल तक के रिलेशन रखा है ना, आपने हमको धोखा नहीं दिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे, बराबर है। तो भेजना हम आपको क्या करते जल्दी हैं? जल्दी अपनी जेब भेजना से कॉल पे, एक टर्मिनल बोनस जल्दी भेज देते कॉल हैं, पे। जिसको लॉयल्टी बोनस भी बोला जाता है। टर्मिनल बोनस या फिर लॉयल्टी बोनस ये कंपनी अपनी जेब से देती है। ये कितना देती है? 40%। कोई कंपनी 30% देती है, बराबर, अपनी कंपनी 40% देती है, राइट। तो ये 40% किसका देती है? जितना भी बोनस आपको मिला होगा उस 30 साल में, उसका 40%। तो कितना हो गया? 12 लाख का 40%, 4,80,000, है ना। ये 10, ये 12, 22 और ये 26, तो 26,80,000 रुपये ये आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा, टैक्स फ्री गारंटी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हो गया मैच्योरिटी अमाउंट, बराबर। यहाँ तक कुछ डाउट, कुछ पूछना है? अब नहीं ना। अब मैच्योरिटी पे जिंदा रहा तो उसको मिल रहा है। 40% मिला वो बोनस पे मिला मुझे, बोनस साइड हुआ। हाँ हाँ, देखो बोनस वैरी होते हैं,
2.5%, कभी 3% हर साल, कभी 5 ही मिल जाता है, कभी किसी कारणवश कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है, तो अपन एवरेज 4% पकड़ते ही है और वो मिलना ही है, वो हर कंपनी में मिलता है, बराबर है। तो उसके हिसाब से अब उसको 26,80,000 की उसकी मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। अब ये हो गए जिंदा रहने के बाद मैच्योरिटी पे, मैंने बोला डाउन पे भी अगर कुछ हो जाता है तो अब डेथ पे क्या मिलेगा, संजीव बाबू। ये समझ लो। अब कस्टमर की डेथ हो गई, किस कौन से साल में हेलो। मारता है उसको बताऊंगा, 20 साल पाटलो संजीव बाबू। 20वें साल में मार दूं तो कस्टमर की डेथ होगी हाँ, 20वें बोलो ना। साल में, बराबर है। पाटलो 20वें साल में पाटलो। कस्टमर की डेथ होगी तो उसके नॉमिनी को सबसे पहले क्या हाँ मिलेगा, कॉन्फ्रेंस। सम एश्योर्ड। कितना है, हाँ कर दिया। 10 लाख का, ठीक है। फिर आते यहाँ बोनस, 20 साल का बोनस मिलेगा। 20 साल का बोनस क्या है, 8, मतलब 8 लाख, कॉन्फ्रेंस पे है बराबर पवन, तू भी कनेक्ट है। 8 लाख ही मिलेगा ना। 40,000 रुपए उसको 20 साल तक के मिलते रहे, 20वें साल में डेथ होगी तो बोल। 20 साल तक का बोनस मिलेगा। वो कितना मिलेगा उसको, 8 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया, 18 लाख। बोलना। ये किसको मिलेगा, क्यों? उसके नॉमिनी को। हम्म मतलब एंडोमेंट पॉलिसीज में डेथ पे भी मिलेगा हम्म। और मैच्योरिटी पे भी मिलेगा, दोनों तरफ से। कोई कस्टमर की कंसर्न रहता है ना अच्छा। कि यार टर्म इंश्योरेंस में मेरा पैसा डूब जाता है तो कुछ ऐसे ठीक है प्लान ना, कोई लॉन्च करो प्रॉब्लम जिसमें नहीं है, मेरे को तो पैसा भैया भी ना मिले देखते जिंदा हैं रहने क्या पे बोलते हैं, और ठीक मरने पे तो मिल ही रहा था। तो ये वो पॉलिसी हाँ हाँ, मैं वो बात कर लूँगा बाद में। समझ लो। तो एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, मैच्योरिटी पे मैं भी कर पैसा लेता मिलता बाद है में बात, उसको और डेथ पे पहले भी चेक पैसा कर मैं मिलता क्या है, सीन है, ठीक। ठीक है। अब एंडोमेंट पॉलिसी में दो कंसेप्ट है। पहला का एंडोमेंट पॉलिसी में दो कंसेप्ट है जिसको हम टाइप भी बोल सकते हैं। टाइप्स, एंडोमेंट के दो टाइप्स। वो एंडोमेंट पॉलिसी कैसे चलती है, दो टाइप। एक होता है पार और एक होता है नॉन पार, ठीक है। एक होता है पार और एक होता है नॉन पार एंडोमेंट। आज खत्म ही कर लेते हैं मैडम, मैं जोश में थोड़ा सा खत्म ही कर लेते हैं आज, दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलते हैं मैडम, है ना? थोड़ा ब्रेक दे देना बेचारों को। नहीं ब्रेक देंगे ना, अभी चाय तो पिला दिए अपन ने। हाँ नाश्ता वाना करके है क्या, खाना वाना खा लिया? रिफ्रेश का। खाना खा के नहीं है? क्या ये सब चीजें पढ़ोगे ना तो जाके गूगल पे थोड़ा सर्च कृष्या? करना। हाँ वो एक चीज अच्छी याद दिलाई, क्योंकि मैं आपको हाँ, बोलो ना। एक लिंक भेजूंगा हाँ सर ठीक है सर। यूट्यूब की, यूट्यूब क्या, हाँ? वो दिया था ना। आपके पास है? अच्छी थी नहीं नहीं मेरा मेरा चंदन, अच्छा ओके, मैं लिंक भेजूंगा, ओ। वहाँ पे जाके यूट्यूब की वीडियोस देख लेगा ठीक है आपका चैनल। और मेरे चैनल पूर्ण पाठवतो ना। देख लेने का। हो PNL अजून बॅलन्स शीट दोन्ही को पाठवतो। भी वीडियोस है छोटे बचपन के वगैरह, पाठवतो। काम के देखने का, बोर हुआ तो हाँ, बोल ना। वीडियोस देखने का। ठीक है। हाँ हाँ, तू तो एक टेंशन होता मत है ले। पार और एक है नॉन पार। मैं वो डिस्क तू पार बैलेंस शीट भेज मतलब दे क्या मेरे को, होता है, ठीक है। सिंपल सिंपल पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का पार लिख दिया उन्होंने। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या होता है कि आप कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो कंपनी को यदि ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उनको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है पाठवतो। अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कम फायदा होगा, बराबर है। तो जो भी पॉलिसीज अपन इसके पहले जो पढ़ी है, ये पॉलिसी पढ़ी थी अपन, वो पार्टिसिपेटिंग प्लान वाली पढ़ी थी। बोलना। उसमें बोनस मिल रहा था, इतनी से पार्टिसिपेट कर रहा था। बोनस कहाँ से आ रहा था, प्रॉफिट से। हाँ ते वो लेक्चर पार्टिसिपेटिंग होतं ना रे प्लान, म्हणून कॉल केला। ठीक है। दूसरा आता है ठीक है, नॉन ठीक है, पार। तुला करतो। नॉन पार मतलब क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेट, बराबर है। आप कंपनी के कोई भी प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं कर रहे हो। कंपनी सीधा सीधा बोलेंगी सर ये आपका प्लान है, बराबर है, आपको 1-1 लाख रुपए 10 साल जमा करने हैं, बराबर है। हम आपको 10वें साल में 18 लाख रुपए दे देंगे, खत्म। कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं। मैच्योरिटी में आपको सीधा 18 लाख रुपए मिलेगा, कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी हिस्सेदारी नहीं है, सीधा लिख देंगे 18 लाख रुपए मिलेगा। अब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, उससे अपने कुछ लेना देना है क्या? कंपनी सीधे अमाउंट लिख दी, तुमको इतने साल पैसे भरने, इतने साल हम आपको इतने अमाउंट देंगे, बराबर। तो ये होता है नॉन पार। तो नॉन पार में अपने यहाँ पे संचय प्लस करके एक बॉन्ड है, बहुत बड़ा बॉन्ड है वो। स्टैम्प करके सेंड करो। तो आपको एग्जाम पास होने के बाद करता आपको बात समझ उससे आएगा। टेंशन मत ले, ये बोलना ये हो है। गए एंडोमेंट। तीसरा आता है होल लाइफ प्लान। हो तीसरा क्या है, होल लाइफ प्लान। तो होल लाइफ प्लान मतलब सिंपल समझो, 100 साल वाली पॉलिसी। 100 साल वाली पॉलिसी, कंपनियां बोलती है कि आप 10 साल पैसे भरो, 15 साल पैसे भरो, 20-25 साल पैसे भरो, 100 साल पैसे ले लो। तो वो होल लाइफ प्लान, नाम में समझ में आता है, होल लाइफ मतलब 100 साल वाली पॉलिसी, इसमें कुछ सीखना नहीं है। तो जो अपन ने 3 प्लान पढ़े हैं स्टार्टिंग के, उनको बोला जाता है ट्रेडिशनल प्लान।
जो अपने 1, 2, 3 जो अभी ये तीसरा प्लान जो पड़ा है, इनको बोला जाता है ट्रेडिशनल प्लान्स। ठीक है, मतलब पुराने जमाने के प्लान, बाबा आदम के जमाने के प्लान। ठीक है, एंडोमेंट प्लान। तो फिर एडवांस प्लान कौन से है, जो भी अपन पढ़ने जाने वाले हैं। तो एडवांस प्लान में कौन कौन से प्लान है, जिसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल प्लान। तो नॉन ट्रेडिशनल प्लान में चौथा, पांचवा, छठवा, एक यूलिप था, एक वेरिएबल और यूनिवर्सल था। तो अभी हम पढ़ेंगे यूलिप। यूलिप का लॉ फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत एडवांस प्लान है, इसका कंसेप्ट ये तीनों पॉलिसी से बहुत अलग है। तो ये अगर आप समझ गए ना, तो समझ के चलो आप पास भी हो जाएंगे और करोड़ों की पॉलिसी बेचेंगे। ऋषा ओए इसी का राशि मैं जरा भाई यार, मैं इनको भेजूंगा ना, उनको पेन नहीं देंगे। लेडीज को भेजूंगा ना, पहले पेन देंगे। तो आप जाओ हम ये मेरे बात को ही भेज रहे हैं आप। एक बात से नहीं चलिए ना। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, बराबर। अरे आओ भाई आओ। कैसे हो? जी रहे अपनी राजनीति जी रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगा मोदी सरकार है। इसको तो राजनीति जी रहे हैं। पता है, एक यूनिट मतलब एक शेयर समझ के चलो। BFC को बुलाओगे? अरे भेजो ना यार। कितना दिन हुआ? किधर पहुंच गए? आधा घंटा हो गया। अरे बहुत समय है। यूनिट मतलब क्या बोला मैंने, एक शेयर। ठीक है, शेयर मतलब स्टॉक, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बराबर है। ये हो गया उसका मतलब यूनिट। उसके बाद इंश्योरेंस मतलब शेयर मार्केट से लिंक्ड, स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होने वाले इंश्योरेंस प्लान। अल्टीमेटली हम क्या सेल कर रहे हैं, इंश्योरेंस। लेकिन ये जो प्लान है किससे लिंक है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से, जिसको बोला जाता है यूनिट, बराबर है। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप। अब इसमें कुछ कंसेप्ट्स है, ये थोड़ा सा ध्यान देके समझिए। इसमें क्या होता है, कहीं से भी आप, कौन से भी कंपनी से आप ये प्लान लेते हो यूलिप का, उसमें लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। वेरी गुड, ठीक है। 5 साल का लॉकिंग पीरियड मतलब क्या होता है कि 5 साल तक ही कस्टमर पैसा निकाल नहीं सकता है। अब जैसे आप एंडोमेंट पॉलिसी वगैरह अपने पढ़े, ट्रेडिशनल पॉलिसी वगैरह पढ़े, उसमें क्या होता था कि जहाँ की मैच्योरिटी है वहीं पे पैसा मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, पॉलिसी भले ही आपने 10 साल के लिए होगी, 20 साल के लिए होगी, 30 साल के लिए होगी, या फिर 40 साल के लिए होगी, लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप 5 साल के बाद एग्जिट भी हो सकते हैं, बराबर है। भले ही आपने पॉलिसी टर्म 20 साल का, 30 साल का लिया होगा, लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप 5 साल के बाद कभी भी एग्जिट हो सकते हो, या फिर आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो। समझ रहे हो? अब मैंने क्या बोला, यूनिट मतलब क्या होता है, ये शेयर मार्केट से लिंक्ड हेलो है ना। कौन सा प्लान लिंक्ड है, तुझे आता इंश्योरेंस वाला पाठवलेना प्लान। मी तो व्हिडिओ इंश्योरेंस जो आपने उनको देना ते है, जुगाडू तो मध्ये वहाँ पे क्या बनवला आता है। है, उनको समय ते शुल्क तो देना रजिस्टर्ड पड़ेगा, नहीं है, बराबर है। ये ते तो हो गया शेयर रजिस्टर्ड नहीं है, मार्केट की बात। शॉपराइट एक ना कि मैं पैसा डालूंगा, वो मेरा पैसा ते शेयर रजिस्टर्ड मार्केट नहीं में है, ते लगेगा, जुगाडमध्ये बनवलं बराबर है। तो मुझे इंश्योरेंस भी तो देना है, क्योंकि ठीक है। इंश्योरेंस से लिंक होने वाला प्लान है, पाठवतो बराबर है। तो उसमें मैं क्या दूंगा, सम एश्योर्ड। तो यहाँ पे कस्टमर डिसाइड करता है कि मुझे कितना प्रीमियम, कितना मार्केट में इन्वेस्ट करना है। लेकिन जब अपन एंडोमेंट पॉलिसीज में जाते हैं, वहाँ पे सिनेरियो अलग होता है। जैसे टर्म इंश्योरेंस है, वो मेरी एज देख के और मैंने कितने का सम एश्योर्ड लिया है वो देख के मुझे कंपनी बताएगी कि सर आपको इतना प्रीमियम देना पड़ेगा। यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे कितना प्रीमियम देना है, बराबर है। अब समझ के चलिए कि आपका पैसा मार्केट में लग रहा है, लेकिन हमने क्या बोला, इंश्योरेंस से लिंक है ये प्लान, तो आपको सम एश्योर्ड भी तो देना पड़ेगा। तो ये सम एश्योर्ड का कैलकुलेशन कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। यदि कस्टमर की एज 45 के नीचे है, बराबर है, और यदि कस्टमर की एज 45 के ऊपर है, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर यदि 1 लाख का प्रीमियम जमा कर रहा है, 1 लाख का प्रीमियम देना चालू कर दिया उसने प्लान में, बराबर है, और कस्टमर की एज है 45 के नीचे की, बराबर है, तो हम उसको 10 टाइम्स का सम एश्योर्ड देते हैं। किसका? ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। एनुअलाइज प्रीमियम मतलब क्या होता है, साल में कितना प्रीमियम वो दे रहा है। तो उसने एक साथ 1 लाख रुपए दे दिया, तो उसका 10 टाइम्स कितना हो गया, 10 लाख। तो फ्रॉम डे 1 उस कस्टमर को 10 लाख का इंश्योरेंस कवर है।
बराबर है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर वो 1 लाख की जगह 50,000 रुपए दे रहा है और 45 के नीचे का, तो कितना सम एश्योर्ड मिलेगा उसको? 10 टाइम्स है, 50 लाख का 10 टाइम्स कितना होता है? 5 लाख। तो 5 लाख का सम एश्योर्ड होता है। यहाँ तक क्लियर? अगर कस्टमर की एज 45 के ऊपर की है, बराबर है, मतलब बड़ा है वो, रिस्क मरने की ज्यादा रहेगी उसकी, बराबर है, तो उसको एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम्स सम एश्योर्ड ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, बराबर है। मतलब कस्टमर यदि 50 साल का है तो कस्टमर 45 के ऊपर का है, इट मींस 1 लाख का 7 टाइम्स कितना होगा? 7 लाख रुपए, बराबर है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा उसको? 7 लाख का सम एश्योर्ड फ्रॉम डे 1। कभी भी याद रखिएगा कि यदि कस्टमर को हम 7 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर देते हैं तो उसको मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट हो या फिर विड्रॉल हो यहाँ से, उसको टैक्सेबल लगेगा, उसको टीडीएस कटेगा, समझ गए? और यदि वो 10 टाइम्स की उसकी पॉलिसी है, उसको कवर, उसके एनुअलाइज प्रीमियम का यदि वो कवर ले रहा है 10 टाइम्स का, बराबर है, तो उसको टैक्स फ्री पैसा जाएगा। तो उसका मतलब क्या हो गया? जो मैंने आपको 10 का सेक्शन बताया था ना, वो सेक्शन ये होता है कि उसको 10 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर दोगे तो इसको टैक्स फ्री पैसा मिलेगा। ये जो है एंडोमेंट में भी आएगा कि नॉन ट्रेडिशनल में? एंडोमेंट में तो बाय डिफॉल्ट ही 10 टाइम्स रहता ही है। हाँ, बाय डिफॉल्ट खास उसमें यूनिट मैच नहीं किया। है। हाँ, ये यूनिट यूनिट का है। पूरा कंसेप्ट समझ आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? मतलब कस्टमर की एज यदि 45 के नीचे की है तो उसको हम 10 टाइम्स का सम एश्योर्ड देते हैं, और यदि कस्टमर की एज 45 से ऊपर है तो उसको हम 7 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर देते हैं, सम एश्योर्ड देते हैं। अब हम प्रैक्टिकल समझते हैं, 2-3 कंसेप्ट समझ लेकिन लिए? बहुत सारी कंपनी में 10 टाइम्स का भी इंश्योरेंस कवर देते हैं, वो वेरिएंट है, हाँ, उसमें वेरिएंट है। लेकिन अगर 40% 7 टाइम्स का देंगे तो टैक्स फ्री पैसा नहीं टैक्स आएगा। पैसा नहीं आएगा। आप 40% भी दे सकते हो। हाँ, वो अपने तो आप। है। समझ गया? लेकिन वो 7 टाइम्स गया तो उसको आने वाला पैसा टीडीएस कट गया, टीडीएस कट के आएगा। बराबर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? मिटा दो इसको। तो 7 टाइम्स देना ही नहीं ना, 10 टाइम्स ही देना है हाँ, ना। देना 10 टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है? तो हाँ, 45 के ऊपर प्रैक्टिकल तो 7 टाइम्स ही, नहीं देना। 45 के ऊपर तो 7 टाइम्स ही देना पड़ेगा। नहीं, देना नहीं पड़ेगा। दे बाय सकते डिफॉल्ट गवर्नमेंट का हैं। रूल है कि अगर 7 टाइम्स 45 के ऊपर का है तो उसको मिनिमम 7 टाइम, मैक्सिमम 7 टाइम दे सकते हो उसको। मैक्सिमम। हाँ, लेकिन कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, अपने को 20% भी दे सकते, टाइम्स दे सकते, 40 भी दे सकते, समझ आया? इससे कंपल्सन नहीं है। कंपल्सन नहीं है, लेकिन वो अगर रूल तो है, 7% देगा तो उसके वो बाद IRD का उसके रूल है। मोर्टेलिटी चार्जेस कम लगेंगे। समझ आया? अब प्रैक्टिकल समझते हैं। अब कस्टमर ने पॉलिसी टर्म लिया है 20 साल का, ठीक है, और कस्टमर की एज है 30 साल की, समझ लो, ठीक है, और कस्टमर प्रीमियम भर रहा है 1 लाख का, बराबर है। अब कस्टमर पैसे भरते जाएगा तो उसको सम एश्योर्ड फ्रॉम डे 1 अपने को देना है ना, बराबर है? कितना कितना आएगा उसका सम एश्योर्ड? 10 लाख। 10 लाख का, क्योंकि वो 30 साल का है, बराबर है, 45 के नीचे का है। तो ये सम एश्योर्ड 10 लाख का उसके 20 साल तक ही चलेगा। मतलब यहाँ पे कभी भी डेथ होती तो उसके नॉमिनी को वो क्या देके जाएगा? 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, बराबर है। यहाँ पे क्या होता है, लेकिन अलग कंसेप्ट समझिए। अब कस्टमर ने पैसा भर दिया, तो हर साल आपका पैसा मार्केट में लग रहा है, हर दिन पैसा आपका मार्केट में लग रहा है, तो जब भी हम पैसे की वैल्यू चेक करते हैं कि जैसे मैंने आज 1 लाख रुपए डाल दिए तो 1 महीने के बाद उसकी वैल्यू होगी 1,11,000 रुपए, 1,11,000 रुपए। इट मीन्स मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ गई, या फिर वो कम भी हो सकता है मार्केट डाउन है तो उसको बोला जाता है फंड वैल्यू। उसको क्या बोला जाता है? मेरे पैसे की फंड वैल्यू, कि फंड वैल्यू क्या है, बराबर है। अब समझ के चलिए कि कस्टमर ने 1 साल पैसा भर दिया 1 लाख रुपए, 1 साल के बाद उसकी फंड वैल्यू होगी 1,18,000 रुपए। तो 1,18,000 रुपए क्या है? ये फंड वैल्यू है, बराबर है। यहाँ तक है क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की डेथ 1 साल के बाद होगी, कस्टमर की डेथ 1 साल के बाद होगी, तो उसकी फंड वैल्यू कितनी थी जब उसकी डेथ हुई थी तब? फंड वैल्यू कितनी थी? 1,18,000 रुपए, और उस समय उसकी क्या हो गई थी? डेथ। तो कंपनी ये देखेगी उसकी डेथ के वक्त फंड वैल्यू बढ़ी है या फिर शेयर सम एश्योर्ड बढ़ा है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? ये इस प्लान में होता है, कंसेप्ट समझ के चलो, कंफ्यूज मत होइएगा। वो बाकी का जो है वो अलग है और ये अलग है, समझिए अभी चीज। अब पकड़ के चलिए, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने 8 साल पैसे भरते गया, बराबर है, 8 साल में उसके 8 लाख रुपए जमा हो गए,
और उस 8 लाख की उसकी फंड वैल्यू कितनी होगी है? फंड वैल्यू होगी उसकी 15 लाख रुपए। समझे अभी चीज? 8 साल में उसकी पैसे की वैल्यू कितनी होगी? 8 लाख की 15 लाख रुपए। और उस समय कस्टमर की डेथ हो जाती है, बराबर? तो फंड वैल्यू 15 लाख रुपए बढ़ी है या फिर सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए बढ़ा है? फंड वैल्यू 15 लाख रुपए। तो कंपनी ये देखेगी उसकी डेथ के वक्त फंड वैल्यू बढ़ी है या सम एश्योर्ड बढ़ा है। तो फंड वैल्यू यहाँ पे बढ़ा है। व्हिचएवर इज हायर वाला कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। दोनों में से उसकी डेथ के वक्त क्या बढ़ा है वो उसके नॉमिनी को दे देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कुछ डाउट? 45 के नीचे की एज है तो उसको सम एश्योर्ड कितने का देंगे? 10 टाइम्स का। 45 के ऊपर का रहा तो 7 टाइम्स का, बराबर है? अगर कस्टमर की डेथ 8वें साल में होगी, उसकी फंड वैल्यू थी 15 लाख रुपए, सम एश्योर्ड कितना था? 10 लाख रुपए फ्रॉम डे 1। तो उसकी डेथ होने के बाद व्हिचएवर इज हायर, जो बड़ा रहेगा उसके नॉमिनी को दिया जाएगा, तो फंड वैल्यू उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। तो इसमें दोनों तरफ से कस्टमर का ही फायदा है। यहाँ तक कि कुछ डाउट? यहाँ पे कस्टमर को चॉइसेस होते हैं। टोटल 7 से 8 फंड की चॉइसेस होते हैं मार्केट में पैसा लगाने के लिए। जैसे कोई इक्विटी में लगाएगा तो इक्विटी में आपका ब्लू चिप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, वो आप फंड टू फंड चूज करके आप पैसा डाल सकते हो, डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। उसके बाद लिक्विड फंड है, बॉन्ड फंड है। ये आपको पॉलिसी लेते वक्त आपको डिसाइड करना होता है। कोई फंड आपको 50% लेना है, कोई फंड आपको 20-25% करके डाइवर्सिफाई करना है, ये भी आप चूज कर सकते हो। स्विच आप एनी टाइम कर सकते हो, इक्विटी से लिक्विड में जाना है, लिक्विड से बॉन्ड में जाना है, एनी टाइम आप स्विच कर सकते हो, बराबर है? यहाँ तक है कुछ डाउट? ये है अपना यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यूलिप। समझ आया चीज? यहाँ पे रिस्क जो उठाता है, रिस्क बॉर्न बाय कस्टमर, कभी भी याद रखिए। अगर पैसा डूब गया तो कस्टमर का ही डूबेगा, और कस्टमर मार्केट ऊपर गया तो कस्टमर का ही पैसा बढ़ेगा, बराबर है? यहाँ तक कि कुछ डाउट? ये हो गया यूलिप का। उसके बाद 5वां आता है वेरिएबल, और 6वां आता है यूनिवर्सल। ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल बताता हूँ। यूनिवर्सल प्लान जो है यूएसए में इजाद हुआ था और यूएसए में बिकता। और वेरिएबल प्लान में क्या होता है, उसमें एंडोमेंट पॉलिसी भी आती है और कुछ यूलिप के भी उसमें कंसेप्ट आते हैं, ठीक है? तो वेरिएबल देखो, अभी जो अपन 3 प्लान पढ़े हैं वो नॉन ट्रेडिशनल प्लान है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस में पूछेंगे कि ऑड मैन आउट, बचपन में अपन सीखते थे ना ऑड मैन आउट, जोड़ा लावा, तो उसमें ऑड मैन आउट रहते थे। तो उसमें ऑड मैन आउट में क्या करेंगे, वो 4 नाम लिख देंगे और वो बोलेंगे इसमें से नॉन ट्रेडिशनल प्लान कौन सा है, बराबर है? तो ऊपर के 3 नाम दे देंगे और उसमें से कोई भी एक नाम दे देंगे। तो यूलिप का यू, वेरिएबल का वी और यूनिवर्सल का यू, ये याद रखिएगा, ये नॉन ट्रेडिशनल है। यूनिवर्सल यूएसए में बिकता, वेरिएबल अक्रॉस द ग्लोब बिकता, इसमें मिक्सअप रहता है। और यूलिप तो मैंने आपको पढ़ा दिया। याद करके कुछ डाउट? कुछ नहीं, ठीक है? अब अपन ने अब तक क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है? आज पूरा खत्म ही कर दे रहे मैं, मतलब इनको आने का टेंशन नहीं है ना, और अपना टाइम देने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो अब तक के अपने सिर्फ 20% पढ़ा है। पास होने के लिए अपने को 50 मार्क की जरूरत होती है, लेकिन अपने को 50 मार्क लेने हैं क्या? नहीं, अपने को सिर्फ क्या होना है? पास होना है। तो पास होने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा, बराबर है? मेरिट किस में आना है अपने को? बिजनेस में, बराबर है? तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बराबर है, ये एग्जामिनेशन के लिए है। तो मीनवाइल ना आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ पोर्टल बताया है, तो उसके लिए कुछ कॉल्स वगैरह ओपन करिए। कॉल्स ओपन मतलब क्या है? फ्रेंड्स को फोन लगा लीजिएगा, अरे मैंने HDFC का फ्रैंचाइजी लिया हुआ है, बहुत बड़े बड़े चाइल्ड प्लान है, बराबर है? कुछ आपके एज के भी होंगे, है ना? उनको बोलिए सेविंग प्लान यूलिप में डालिए, म्यूचुअल फंड वाला प्लान है, बोलिए उनको, अपॉइंटमेंट निकालिए, हम जाके प्रेजेंटेशन देंगे उनको, बराबर है? तब तक क्या है, जब तक कि आप यहाँ पे पास हो रहे हो, आपका लाइसेंस आ रहा है, तब तक पता चला कि आपने 5-6 लाख का बिजनेस भी हाथ में है आपके। तो जैसे लाइसेंस आ गया, उनके प्रपोजल डाल देना यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको 20,000 का टैब मिलेगा और 5 लाख का कमीशन, 1.5 लाख रुपए। वेट नहीं करने का एग्जाम का, हाँ? अरे आराम से पास हो जाते हो। रिक्शे, मैंने एक रिक्शे वाले को बनाया था, वो तो बिना पढ़े के पास हो गया था। जो भी वो रिक्शे पे बैठा था कस्टमर को, सबको पॉलिसी दे रहा था। समझे क्या? वो उससे पैसे नहीं लेता था, वो पॉलिसी दे रही। तो पढ़ाई करते करते वो आप कॉल भी निकालो, है ना? मतलब साइड बाय साइड आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। और जब आपके हाथ में एक हाथ की लॉगिन आ गई ना, एक हाथ कुछ चेक भी आ गया ना, तो आप अल्टीमेटली पास हो जाओगे।
वो उसमें टाइम तो हम रहेंगे ना वहाँ पे बाजू में बैठेंगे आपके। अगर मेरी जान हम लोग जाएंगे। हाँ हम जाएंगे ना, जैसे देखो अभी आपने फोन लगा दिया, हाँ। अपने फ्रेंड पे फोन लगा दिया, मैंने जबरदस्ती हम लोग नहीं उनको ऐसा बोलना नहीं है, उनको लगना भी नहीं चाहिए कि आप उनको प्लान दे रहे हो। उनको दे रहे हो। जबरदस्ती इन द सेंस मिलना है, मीटिंग करना है। तो अपॉइंटमेंट लेने का भी एक तरीका होता है। अपॉइंटमेंट इस तरीके से लेने की आगे वाले को पता भी ना चले कि यार मैंने उसको अपॉइंटमेंट दे दी, फ्रेंड है, लेना पड़ेगा। है ना। देखो कोई भी फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिसको अपन गाली देके बोल सकते हैं भाई मैं आ रहा हूँ तेरे घर में, है ना, हक से बोल सकते हैं ना। तो सबसे पहले उनको पकड़ने का, या फिर उनको पकड़ने का कि एक समय में आपने उनको बहुत मदद की होगी, आपकी उधारी होगी उनके ऊपर, तो ये समय आ गया कि आपको अभी अपना काम निकालने का, या बराबर। तो फिर अगर फ्रेंड सर्कल में जिसके अच्छे पैकेजेस होंगे, अच्छी सैलरी होंगी, हाँ तो बिजनेस वाले को तो पकड़ो। हाँ क्या करने का, एक लिस्ट ही बना लेने का। सबसे पहले क्या, क्लोज रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह उनको पकड़ने का, क्योंकि आप उनको नहीं कैच करेंगे तो कोई और कैच करके उनसे पॉलिसी लेके जाएगा। तो आपके तरीके से अपॉइंटमेंट निकालिएगा कि भाई मैंने HDFC लाइफ का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, बहुत अच्छे प्लान्स है, बराबर है। तो सिर्फ समझ लेने का, अच्छा लगेगा तो लेने का, नहीं लगेगा तो मत लेने का, कोई फोर्स नहीं रहेगा। एक बार बस 10-15 मिनट का अपॉइंटमेंट जान दो आपको दुर्घटना घटा। क्या था, क्लियर। अब तक अपन ने क्या पढ़े, 20%। भाई ये नहीं मेरा वीडियो मत देना, जो चालू कर दो, चालू जैसे ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं हम इंश्योरेंस के, बराबर है। ये तो अपन ने टाइप्स पढ़ लिए। अब ये 6 टाइप्स में ना दुनिया भर के प्लान वो बेचते हैं अपन, है ना। जीवन उमंग, जीवन दुखी, जीवन सुखी, ऐसे वाले अपन प्लान बेचते जीवन हैं, उमंग की बात ही मत करो मामा। ठीक है। तो सबसे पहला एक LIC का पॉलिसी देखा, आउट ऑफ द टॉपिक है, उसमें वो बंदे ने इसमें एक आता है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, ये लिख लो। इसको हम MWP एक्ट भी बोलते हैं। ये समझ लो, बहुत बढ़िया प्लान है, इसका एक क्वेश्चन आता ही है। तो MWP एक्ट मतलब क्या होता है, वीडियो में मत लेना क्या, नहीं पॉज हो गया। उसके बाद पैसा किसको मिलता है, नॉमिनी को। और अगर जिंदा रहा कस्टमर तो खुद को, मीन्स पॉलिसी होल्डर को या फिर लाइफ एश्योर्ड को। ये नॉर्मल पॉलिसी में होता है। लेकिन मैंने कोई भी नॉर्मल पॉलिसी ये MWP एक्ट के थ्रू ले ली, मतलब क्या, एक अडेंडम फॉर्म होता है, उस अडेंडम को मैंने वो नॉर्मल पॉलिसी के साथ अटैच कर लिया। तो इससे क्या होगा कि जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट आएगी जिंदा रहने के बाद, वो पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलेगी, वो उसके बीवी बच्चों को मिलेगी। पहली चीज क्लियर हो गया। दूसरी चीज, मरने के बाद जो पैसा नॉमिनी को मिलने वाला था वो भी सेम पैसा मेरे बीवी बच्चों को ही मिलेगा। तो उनको बोला जाता है ट्रस्टी। क्या बोला जाता है उनको, ट्रस्टी। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई चार्जेस नहीं, कोई चार्जेस नहीं लगते, सब फ्री में रहता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ट्रस्टी, बराबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये लगाने का फायदा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मेरे ऊपर होम लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है ना, व्हीकल लोन है, फूड लोन है, वाटर लोन है, हाँ सब लोन ही लोन है, और कस्टमर मर गया, बराबर है। तो ये जो जिन्होंने भी लोन दिए होंगे, जो क्रेडिटर लोग होंगे, वो सबसे पहले कहाँ पे आके कूदेंगे, मेरे घर पे, राइट। मेरे घर में उनको क्या मिलेंगे, बीवी बच्चे। वो बोलेंगे पैसे दो, वो बोलेंगे नहीं है, टीवी उठा के लेके जाएंगे वाटर लोन वाले, कार लोन वाले कार उठा के लेके जाएंगे, होम लोन वाले घर सीज कर देंगे, बराबर है। फिर बीवी बच्चे कहाँ पे आएंगे, रास्ते पे, बराबर है। लेकिन मैंने जितनी भी मैंने पॉलिसीज थी ये मैंने इसके थ्रू ली थी, बराबर है। तो सब कुछ लेने जाने के बाद मेरे प्रॉपर्टी भी लेके गए, सब लेके गए। यहाँ से आने वाला जो भी सम एश्योर्ड रहेगा ना मेरे जाने के बाद, उसको कोर्ट भी हाथ नहीं लगा सकती, भगवान भी हाथ नहीं लगा सकता, वो उनके हक का पैसा रहेगा। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। घर वर सब ले लेंगे, कोर्ट बोलेंगे कि भाई तुम इसका ये ले लो, उसका वो ले लो, सब ले लो, लेकिन यहाँ से आने वाला मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी मतलब डेथ क्लेम का जो अमाउंट रहेगा वो मेरे बीवी बच्चे का रहेगा, उसको हाथ नहीं लगा सकता। क्योंकि ये पैसा जो आता है सीधा बैंक में आता है, और बैंक में पैसा आने के बाद सबको पता चलता है कि बस इनका पैसा है, तो उस बैंक में आए वाले पैसे को मिलता नहीं, किसी को मिलता नहीं, हाथ नहीं लगा सकता। समझिए भाई। तो वो होता है MWP। जो अपने एग्जाम्पल देते हैं वो अपने विशाल सर, वो तेलगी घोटाला, मतलब स्टैम्प पेपर का एक घोटाला हुआ था, वो करने वाला व्यक्ति था तेलगी। स्टैम्प पेपर का, तुम छोटे बच्चे थे उस समय, तो उस समय स्टैम्प पेपर का घोटाला हुआ था, हाँ तेलगी।
तो वो पकड़ा गया वगैरह, फिर मर वर गया, तो उसने पॉलिसी जो लिए थे ना वो MWP एक्ट के थ्रू लिए थे करोड़ों करोड़ों के, तो उसकी बच्ची वगैरह जो है फॉरेन में पढ़ते हैं, बाकी सब सीज हो गया, उसका बिजनेस घर वर सब ले लिया, फिर भी लोगों का पैसा नहीं, मतलब क्रिएटर लोगों का पैसा मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो अच्छी जिंदगी जी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये MWP एक्ट का उसने अडेंडम ऐड किया था। समझिए इसका बेनिफिट। तो ट्रस्टी कौन होते हैं? बीवी और बच्चे, ठीक है। और अगर मैंने ये कोई भी नॉर्मल पॉलिसी अगर मेरे नाम की है, बराबर, कोई भी पॉलिसी यदि मेरे नाम की है और मैंने इसके थ्रू लिया है MWP के थ्रू, तो मेरा उसके ऊपर हक नहीं है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने मेरी पॉलिसी ली है खुद के नाम की, मैं खुद ही प्रीमियम भर रहा हूँ, लेकिन मैंने किसके थ्रू ली है? MWP के थ्रू, तो उसी मेरे नाम की पॉलिसी रहेगी, लेकिन मेरा उसके ऊपर हक नहीं रहेगा, क्योंकि पॉलिसी होल्डर जिंदा भी रहूंगा तो भी मैच्योरिटी का पैसा किसको जाएगा? मेरे बीवी बच्चे को। मर गया तो बीवी बच्चे को, बराबर। यहाँ तक ही क्लियर हो गया? तो ये हो गया MWP एक्ट। उसके बाद आता है कीमैन इंश्योरेंस। उसके बाद आता है कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? एक की पर्सन होता है, एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति उस पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है। की मतलब इंपॉर्टेंट व्यक्ति, कीमैन, जैसे सुपरमैन स्पाइडरमैन होते हैं, उस तरह से एक कीमैन होता है, राइट। तो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ ये होता क्या है। मॉर्निंग में हमारे यहाँ पे सेशन होते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया था। गूगल कंपनी का नाम सुना है आपने? गूगल कंपनी का CEO MD कौन है? सुंदर, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बराबर है। तो सुंदर पिचाई है, इसीलिए कंपनी का कुछ ना कुछ इनोवेशंस हो रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कंपनी का, शेयर्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ हो रही है। अब समझ के चलिए, सुंदर पिचाई को उन्होंने पिचक डाला, वो मर गया, बराबर है। वो भी सुंदर नहीं रहा, हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, बराबर। तो कंपनी को क्या होगा? मॉनेटरी नुकसान होगा पैसे के मामले में। तो फिर गूगल कंपनी क्या करती है? ये जो गूगल कंपनी है, बराबर है, ये क्या करती है? इस सुंदर पिचाई का, ये गूगल कंपनी क्या करती है? इस सुंदर पिचाई जो कीमैन है, उस कंपनी का इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो क्या करती है? इसका इंश्योरेंस निकालती है। एक पर्टिकुलर वर्थ देखती है, उसका पैकेज क्या है, ये क्या है, उसका देख के उसका एक वैल्यू निकालते हैं, और उस वैल्यू के हिसाब से उनका इंश्योरेंस निकालते हैं HDFC लाइफ की तरफ से, फॉर एग्जाम्पल, बराबर है। तो गूगल कंपनी ने क्या किया? इसका इंश्योरेंस निकाला सुंदर पिचाई का, किसके थ्रू? HDFC लाइफ के थ्रू। और प्रीमियम कौन पे कर रहा है? गूगल कंपनी, उसके जगह पे कंपनी पे कर रही है HDFC। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये होता है कीमैन इंश्योरेंस। मतलब यदि मैं किसी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, जैसे डायरेक्टर वगैरह होते हैं कंपनी के, बराबर है, तो उनको लगता है कि हमारे जाने के बाद कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो वो खुद का ये कीमैन इंश्योरेंस निकाल लेते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यहाँ पे पेमेंट कौन करता है? कंपनी, बराबर है। इंश्योरेंस किसका निकलता है? उस की पर्सन का, उस पर्टिकुलर कंपनी के की पर्सन का, बराबर है। अगर इसकी डेथ हो जाती है तो जो क्लेम आएगा वो कौन लेगा? गूगल कंपनी लेगी। उसके जाने के बाद जो नुकसान भरपाई करनी है वो यहाँ से गूगल कंपनी को मिलेगा। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया, समझा यहाँ तक के? बराबर है। तो ये जो गूगल कंपनी होती है, ये इसका प्रीमियम जब देती है ना इसको, तो ये अपने एक्सपेंस में शो करती है, बराबर है। गूगल कंपनी जो है ये एक्सपेंस में शो करती है कि भाई हमको इतना खर्चा आ रहा है, तो उसमें वो टैक्स बेनिफिट लेते हैं 37(1) में। ये ज़्यादा डिटेल में हो गया, लेकिन आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। 37(1) का सेक्शन होता है जहाँ पे लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने एक्सपेंस शो कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। तो ये जो प्रीमियम यहाँ पे पे कर रहे हैं इसके जगह पे, उसके जगह पे 37(1) में उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, उनका टैक्स बचता है कंपनी का, ठीक है। तो ये हो गया कीमैन इंश्योरेंस। उसके बाद आता है मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, ठीक है। अब मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? ये सिर्फ होम लोन बायर को मिलता है, याद रखिए। ये सिर्फ होम लोन बायर जो होम लोन लेते हैं ना, उनके लिए रहता है। इट मीन्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने 30 लाख का लोन लिया, होम लोन, ठीक है। तो जिससे भी मैंने होम लोन लिया होगा, अभी जैसे फॉर एग्जांपल
एक पर्टिकुलर कंपनी, ये लोन देने वाली कंपनी है, बराबर है, ये लोन देने वाली कंपनी, समझिए चलो, ये लोन देने वाली कंपनी, ठीक है, और ये स्वप्निल है, इसने इनसे 30 लाख का लोन लिया, लोन वाले कंपनी से, लोन देने वाली कंपनी से स्वप्निल ने 30 लाख का होम लोन लिया, ठीक है। अब ये लोन देने वाली कंपनी क्या करती है कि यार 30 लाख का तो लोन अपन इसको दे दिया, बराबर है, लेकिन ये बीच में मरमुरा गया, तो फिर मेरे 30 लाख जो है वो कौन देगा, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करता है, ये लोन देने वाली कंपनी इसका इंश्योरेंस निकालती है, बराबर है, किससे, पर्टिकुलर एक इंश्योरेंस कंपनी से। इसने क्या किया, लोन देने वाली कंपनी ने इसका इंश्योरेंस निकाल लिया, इससे HDFC लाइफ इंश्योरेंस से, बराबर है, और उसके एवज में इससे ही उसने पेमेंट ले लिया वन टाइम, जैसे 1 1.5 2 लाख ले लिया उसने, इससे होम लोन जिसने लिया हुआ है, बराबर है, उससे ही पैसा मांगेंगी वो लोन देने वाली कंपनी, 1 1.5 लाख रुपए दे हमको, हम आपका मॉर्गेज रिन्यूएशन इंश्योरेंस निकाल रहे हैं इनकी तरफ से, क्लियर हो रहा है, कुछ समझ रहा है। आपसे ही मांगे। हाँ, मतलब मैंने होम लोन लिया है, उनसे 30 लाख का लोन दे दिया, तो वो बोलेंगे कि सर आपको एक मॉर्गेज रिन्यूएशन इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा, तो मुझसे वो वन टाइम क्या करेंगे, एक पैसा ले लेंगे और मॉर्गेज रिन्यूएशन इंश्योरेंस निकालेंगे मेरा 30 लाख का। तो क्या होता है, जैसे जैसे मैं लोन देते जा रहा हूँ, इंटरेस्ट पे करते जा रहा हूँ, मेरा प्रिंसिपल कम होते जा रहा है, बराबर है। अब पता चला कि 15 लाख का लोन बाकी था और कस्टमर की डेथ हो गई, बराबर है, तो वो जो 15 लाख का लोन था, जो भी मेरे जाने के बाद किससे रिकवर करेंगी, 15 लाख रुपए HDFC लाइफ से लोन कंपनी अपना ले लेगी, बाकी का जितना भी अमाउंट, हाँ जितना भी, मतलब मेरा लोन हर साल कम कम होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है, तो मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस का भी वैल्यू कम कम होते जाएगा। तो जैसे अभी 15 लाख रुपए बचा था, कस्टमर की डेथ होगी, तो वो जो 15 लाख रुपए रिकवर करने थे, वो उसके इंश्योरेंस कंपनी से मांग लेगी कि भाई इसकी डेथ होगी, मेरे को 15 लाख रुपए दे दो, तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। कंसेप्ट क्लियर हो गया, कुछ पूछना है यहाँ तक के। और यहाँ पे सिर्फ वो टर्म इंश्योरेंस बेचते हैं, रिड्यूसिंग वाला, रिड्यूसिंग टर्म इंश्योरेंस होता है एक प्रकार का। ईमैन इंश्योरेंस में भी सिर्फ अपन टर्म इंश्योरेंस ही देते हैं, सेविंग प्लान, एंडोमेंट प्लान, यूलिप कुछ नहीं दे सकते उससे। और मॉर्गेज रिड्यूसिंग इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग टर्म प्लान, ठीक है, वो जैसे जैसे अपना लोन कम कम होते जाएगा, वैसे वैसे इंश्योरेंस भी कम कम होते जाता है, ठीक है। अपने हिसाब से समझने के लिए आप लिख लो, याद रखने के लिए। सर सारे प्लान दे सकते हैं ना? हाँ, एनडब्ल्यू में कोई भी प्लान ले सकते हो, हाँ, लेकिन वो सिर्फ अपने नाम की पॉलिसी रहेगी, हकदार अपने बीवी बच्चे ही रहेंगे, बराबर है। या फिर कभी कभी क्या होता है, सर अपने को सिर्फ एडेंडम फॉर्म ऐड करना हाँ। है, तो उसके अलावा कोई एडिशनल प्रीमियम ऐड नहीं होगा उसमें? नहीं, वो और अपने सिस्टम से कुछ अपने को उसमें ऐड करना है लॉगिन मारते वक्त? हाँ, उसमें अपने को आता है ना इंडिविजुअल है, हाँ, अपन जब क्लिक करते हैं इंडिविजुअल है या एनडब्ल्यू, उसको हाँ। टिक करना होता है, तो आपको शेंडुल नीचे एंडुल की हाँ। होता है, उससे भी लोग लॉगिन करनी पड़ती है, डिटेल डालना पड़ता है, वगैरह। फिर वहाँ पे ट्रस्टी के डिटेल डालने पड़ते हैं। अच्छा, अब जैसे कोई छोटे बच्चे या फिर बीवी के लिए अपन कर रहे हैं, लेकिन किसी और को ट्रस्ट को अपन दे रहे हैं, तो वो कस्टडी में रहेंगे उनके पैसे, वो जितने भी उसकी बीवी बच्चे उनकी ट्रस्ट